प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 2 लहासा की ओर। आज हम इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। उससे पूर्व हम इनके लेखक राहुल सांकृत्यायन के बारे में जानेंगे, जो कि इस पाठ के लेखक है। लहासा एक स्थान का नाम है। उस स्थान की इन्होंने यात्रा की थी और उस यात्रा का वर्णन इन्होंने अपने इस पुस्तक में किया है। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ समझने का प्रयास करते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननियाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका पैतृक गांव कनेला था। इनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद इनका नाम बदल जाता है। तब उनका नाम हो जाता है राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे और भी कई भाषाओं की इनको जानकारी भी थी, इसलिए इनको महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया, साहित्य का निर्माण किया। इतना ही नहीं, इन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, जिसके 6 भाग थे, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा इन्होंने दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय ऐसी सामग्री जो कि लुप्तप्राय हो चुकी थी, उनका उद्धार करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया। यात्राव्रत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम में सबसे ऊंचा है और बहुत ही सुंदर इन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार कि इंसान जब यात्रा करता है, उस यात्रा से उसको क्या क्या लाभ होता है, उन लाभों का इन्होंने अपनी यात्रा वर्णन में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। और मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है कि एक व्यक्ति क्योंकि यात्रा करता है, घुमक्कड़ रहता है, तो उसको किस प्रकार उन चीज़ों से लाभ होता है, यही उद्देश्य उन्होंने बताया है। घुमक्कड़ी से जो मनोरंजन, ज्ञान का वर्धन और अनजान स्थलों की, अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। कई तरह की जानकारी इंसान को उन स्थानों की होती है जिन स्थानों की वह यात्रा करता है। कई तरह के अनुभव भी वहाँ से उनको मिलते हैं। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अलावा वहाँ के जनजीवन की बहुत ही सुंदर झांकी, वहाँ का बहुत ही सुंदर दृश्य अपने यात्रा वर्णन में प्रस्तुत किया है। यह जो अध्याय है, यह अध्याय संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा, जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया ही था, उस
प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है और सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते उन्होंने ये यात्रा की थी। उस समय भारत के लोगों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी और इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर, लहासा तिब्बत का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही दुर्गम और बहुत ही कठिन स्थान है, पर्वतीय स्थान है। तो राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय तिब्बत के लोग किस प्रकार का उनका रहन सहन था, किस प्रकार उनकी जीवन शैली थी, यही उन्होंने अपने यात्रा वर्णन में भी बताया है। आइए हम इस अध्याय को शुरू करते हैं लहासा की ओर। नेपाल से तिब्बत जाने का ये एक मुख्य रास्ता है। फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीज़ें भी इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक नहीं, यह व्यापार करने का ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था। सैनिक भी इसी रास्ते से गश्त करते थे, जाते थे, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले इस मार्ग पर बने हुए हैं, जिसमें कभी चीनी पलटन, चीनी सेना रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान वहाँ पर गिर चुके हैं और दुर्ग के किनारे पुराना दुर्ग जो बना हुआ है उसके किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा का अर्थ होता निवास, अपना निवास कर लिया है और वहाँ पर कुछ घर आबाद, कुछ घर वहाँ पे दूर दूर तक ऐसे नज़र आते हैं जैसे वहाँ पर कुछ लोग रहते हुए हो, ऐसे दिखाई देते हैं। ऐसे ही परित्यक्त का मतलब होता छोड़ा हुआ, निष्कासित किया हुआ, ऐसा ही एक चीनी किला उस स्थान पर था। लेखक और लेखक के साथी वहाँ पर चाय पीने के लिए कुछ समय तक उसी स्थान पर रुके, ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें थी, बहुत सारे कष्ट भी थे, लेकिन कुछ आराम की बातें भी वहाँ पर थी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का कोई सवाल नहीं था, सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाता था और ना ही वहाँ की स्त्रियाँ, औरतें पर्दा करती थी। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से, निम्न श्रेणी के वहाँ के भिखमंगे जो लोग थे, अब जो अपना जीवन बड़ी कठिनता से व्यतीत कर रहे थे, चोरी के डर के कारण दूर से लोगों को घर के भीतर नहीं आने देते थे, विशेषकर वह जिनको वे जानते नहीं थे। ऐसा नहीं होता तो आप बिल्कुल उनके घर भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसको पकाकर दे देगी। आप चाहे कितने भी अपरिचित हो, लेकिन अगर आपके पास चाय की सामग्री है तो अगर आप उनको देंगे तो वह आपको चाय बनाकर दे देगी। और मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए तो वह चौड़ी एक प्रकार का पात्र होता है जिसमें कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बिना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रखकर आपको दे देगी। चाय बनाकर और मिट्टी का जो टोटीदार बर्तन में रखकर वह आपको चाय दे देगी। यदि आप जिस स्थान पर बैठे हैं वह जगह उस चूल्हे से दूर है, जिस चूल्हे से पर चाय बन रही है, तो आपको ऐसा डर रहेगा कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप स्वयं जाकर चौड़ी में जाकर चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग जब तैयार हो जाने पर फिर उसमें नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। इस प्रकार के क्षेत्रों में चाय कुछ अलग तरीके से ही बनती है, उनका स्वाद भी बहुत ही अलग निराला होता है। तो इस प्रकार लेखक जो है चाय पीता है और कुछ समय वहाँ पर बिताता है।
यह अपने अध्याय का भाग प्रथम का प्रश्न पहला पूरा हुआ है। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके आगे वाला भाग पढ़ेंगे, जिसमें लेखक अपने साथियों के साथ इस यात्रा को पूर्ण करता है। यात्रा के दौरान उसको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, कौन कौन सी मुसीबतें उसके सामने आती है, यही हम आगे आने वाले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी भी जो है इनके लेखक का जीवन परिचय, पाठ परिचय को समझेंगे और जीवन परिचय को हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे व इनके शब्दार्थ को भी याद करके कॉपी में करेंगे।